Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I'm Advocate Vanita. I'm presenting here again with another important concept that is related to Muslim law. In the last lecture of Muslim law, we have already discussed the two essentials of a valid Muslim marriage. That is, the first one is इज़्ज़त एंड कबूल एंड द सेकंड इज कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। पार्टीज की कॉम्पिटेंसी के बारे में हमने एज के रिगार्डिंग हमने डिस्कस कर लिया, पुबर्टी के रिगार्डिंग डिस्कस कर लिया, ख्यार और बुल्ग के बारे में डिस्कस कर लिया। आज हम जो नेक्स्ट और लास्ट इंग्रेडिएंट्स दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वैलिड मैरिज, वैलिड मुस्लिम मैरिज, दैट इज लीगल डिसेबिलिटी। कानूनी तौर पर कोई ऐसी अक्षमता ना हो जिसके बेस पर मैरिज को इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए। द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी। पूरी तरह से ही एब्सोल्यूटली कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इसमें कमी दी जा सके या छूट दी जा सके। सेकंड है रिलेटिव इनकैपेसिटी, जो से संबंधित दूसरी कैपेसिटीज हैं। थर्ड है अदर इनकैपेसिटीज, कुछ दूसरी इनकैपेसिटीज। हालांकि अगर आप अकील अहमद की बुक को देखते हो तो उसमें 4 तरह की कैपेसिटी का वर्णन किया गया है। एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, रिलेटिव इनकैपेसिटी, प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी, डायरेक्टली इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी का हेयर मीन्स प्रोहिबिशन, कि एक तरीके से एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, रिलेटिव प्रोहिबिशन है, अदर इनकैपेसिटी या अदर प्रोहिबिशन है। अगर हम एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी की बात करते हैं, ये भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। द फर्स्ट इज कॉन्सेन्यूटी, सेकेंड इज अफिनिटी, थर्ड इज फोस्टरिजा। तो ये आगे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर हम 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे तभी हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। अगर हम बात करें कंसेन्यूटी की, कंसेन्यूटी को जो है वो मुस्लिम लॉ में कुराबत कहा जाता है। कुराबत, अगर मुस्लिम वर्ड कहीं यूज हो तो उसे कुराबत बोला जाता है। जब हम बात करते हैं एफिनिटी की, एफिनिटी को बोला जाता है मुशारत। तो ये वर्डिंग भी हमें माइंड में रखनी पड़ेगी, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो हमें किसी भी पॉइंट को छोड़ने की कोई भी गुंजाइश हमारे एग्जाम में नहीं है। थर्ड इज फोस्टरेज। फोस्टरेज का मतलब होता है मुस्लिम में, उर्दू वर्ड में रीजा, इसे रीजा बोला जाता है। इनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली है क्या। जब कॉन्सेन्यूटी की बात करते हैं, कुराबत की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा रिलेशन होता है जो ब्लड रिलेशन जिसे आप कह सकते हो, ब्लड रिलेशन है, जो हमें एक बार करता है कि आप उन फीमेल्स के साथ शादी नहीं कर सकते जिनके साथ आपका खून का रिश्ता है। फर्स्ट इज मदर, जो भी आदमी है शादी कर रहा है उसकी मदर के साथ वो नहीं कर सकता, ग्रैंड मदर के साथ नहीं कर सकता। हाउ हाई सो एवर, कितना ही ऊंचाई तक, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, इस कैपेसिटी में जितना आगे जाएगा उसी हिसाब से आप वहां मैरिज नहीं कर सकते। सॉरी। सेकंड है हिज डॉटर, अपनी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकते, पोती के साथ शादी नहीं कर सकते, कितने नीचे तक भी वो कैटेगरी जाती रहे तब तक। थर्ड है सिस्टर, सिस्टर में फुल ब्लड भी हो सकती है। फुल ब्लड का मतलब जो एक ही, मैंने आपको करवाया था हिंदू लॉ में, फुल ब्लड का मतलब होता है एक ही मदर और एक ही फादर से। हाफ ब्लड का मतलब जिसमें फादर तो सेम है लेकिन मदर अलग है। यूटेराइन ब्लड का मतलब है जिसमें मदर तो सेम है लेकिन फादर अलग है। तो उन किसी भी मैटर में कोई भी उसकी सिस्टर लगती है उसके साथ शादी नहीं कर सकते। हिज नीस, अपनी भतीजी या भांजी के साथ, ग्रेट नीस के साथ भतीजी बोला जाता है मोस्टली। हिज आंट, अपनी आंटी के साथ जो है शादी नहीं कर सकते, और ग्रेट आंट के साथ भी शादी नहीं कर सकते, चाहे पैटर्नल हो चाहे मैटरनल हो, चाहे फादर की तरफ से हो चाहे मदर की तरफ से हो, चाहे बुआ हो चाहे मौसी हो। इसी तरीके से भतीजी की बात हो रही है। फिर आगे कह रहे हैं मैरिज विद वुमन प्रोहिबिटेड अंडर कॉन्सेन्यूटी। अगर मान लो कॉन्सेन्यूटी की बेस पर अगर मैरिज हो जाता है, दैट मैरिज डीम टू वॉइड मैरिज, उसे वॉइड मैरिज बोला जाएगा, उसकी कोई भी लीगैलिटी नहीं होगी। ऑल्सो चिल्ड्रन बोर्न आउट दैट वेडलॉक आर कंसिडर्ड एज इलेजिटिमेट, जो बच्चे जन्म लेंगे उसे आप इलेजिटिमेट कहोगे, उन्हें आप इलेजिटिमेट कहोगे कि अवैध बच्चे उन्हें माना जाएगा। तो एक तरीके से ये बेसिक कंसेप्ट है जो हमारे माइंड में रखना पड़ेगा कि जब हम एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी की बात करते हैं तो वो वॉइड मैरिज काउंट होगी। सेकंड है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब मुशारत। ये क्या ब्लड रिलेशन से तो नहीं है, लेकिन कुछ अदर लेडीज है उनके साथ आप शादी नहीं कर सकते। मैरिज विद सर्टन क्लोज रिलेटिव, बिल्कुल पास के संबंधित जो रिश्ते हैं आपके, वो क्लोजनेस और रिलेशनशिप में, उसमें आप शादी नहीं कर। पहला वाइफ की जो मदर है यानी कि जो सास होगी है, और जो ग्रैंड मदर हो गई उसकी अपनी वाइफ की
दादी सास जिसे बोला जाता है, वो उसके साथ शादी नहीं कर सकते। अपनी वाइफ की डॉटर, मान लो वाइफ है, पहले वो किसी और के साथ मैरिड थी, उसकी जो बेटी उसके साथ नहीं कर सकते, वाइफ की ग्रैंड डॉटर के साथ नहीं कर सकते। फिर हिज फादर्स वाइफ, अपने पिता की वाइफ वैसे तो माँ होती है, लेकिन यहाँ जब फादर्स वाइफ की बात आ गई, इसका मतलब जो फादर की कोई और औरत है और वाइफ है उसके साथ शादी नहीं कर सकते। इसी तरीके से दादी कोई और है उसके साथ शादी नहीं कर सकते। हिज सन्स वाइफ, बेटे की बहू, बेटे की बहू, डॉटर्स सन्स वाइफ, बेटी के भी बेटे की पत्नी के साथ आप शादी नहीं कर सकते, उसे भी वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। A marriage with woman prohibited under affinity is void। तो ऐसी मैरिज को भी आप void ही मानोगे, ऐसा नहीं कि उस मैरिज को किसी प्रकार की वैलिडिटी मिल जाएगी, किसी प्रकार की वैलिडिटी उसे नहीं मिलेगी। तो ये जो मैरिज है इसमें इसको भी आप void ही डिक्लेयर रखोगे। थर्ड है फोस्ट्रेस। फोस्ट्रेस का मतलब रिजा, ये मिल्क रिलेशनशिप है। मिल्क रिलेशनशिप का मतलब है कोई लेडी है जिसको किसी ने दूध पिलाया है, मान लो कोई व्यक्ति है उसकी मदर ने उसको दूध नहीं पिला सकती थी और किसी और लेडी ने दूध पिलाया, उसके साथ भी उसका रिलेशन माना जाएगा। इट इज ए कंडीशन व्हेन अ लेडी अदर देन हिज मदर ऑफ द वाइफ ब्रेस्ट फीड शकल्ड, जो है उसने दूध पिलाया है तो उस लेडी ब्रेस्ट फीड करा है, शकल्ड द चाइल्ड एट द एज ऑफ 2 years, 2 साल की उम्र तक, द लेडी टर्न्स टू फोस्टर मदर, उसे जो है फोस्टर मदर बोला जाता है। अ मैन इज रिस्ट्रिक्टेड, एक आदमी को पूरी तरह से पाबंदी है कि फोस्टर रिलेशनशिप में, ये कुछ एक रिलेशनशिप है उसमें जो है इस पाबंदी को माना गया है। हिज फोस्टर मदर, उस तो फोस्टर मदर से शादी नहीं कर सकता, और उसकी आगे जो ग्रैंड मदर होगी, फोस्टर मदर की जो मदर है उससे शादी नहीं कर सकता। डॉटर जो भी है फोस्टर मदर की, उससे शादी नहीं कर सकता। मान लो जो फोस्टर मदर है उसकी डॉटर से शादी नहीं हो सकती। ये जो बात है ये है सिया लॉ के अंदर। अब बात आता है कि जो सुन्नी लॉ है उसमें आगे कुछ एक रिलेशन और है, वहां पर भी आप जो है शादी नहीं कर सकते। जैसे सिस्टर्स फोस्टर मदर, अपनी सिस्टर है, मान लो किसी आदमी की सिस्टर है और उसको किसी ने अगर मदर, उसकी जो फोस्टर मदर है उससे भी शादी नहीं कर सकता। फोस्टर सिस्टर जो है उसकी मदर से भी शादी नहीं कर सकता। फोस्टर सन सिस्टर उससे भी शादी नहीं कर सकता। तो ये जो है रिलेशन है कुछ, इसमें भी आपको प्रोहिबिशन दिया हुआ है फोस्ट्रेस के हिसाब से, रीजा के हिसाब से। द शिया ज्यूरिस्ट कंसिडर कॉन्सेन्यूटी एंड फोस्ट्रेस सेम फुटिंग। सिया तो ये कहता है कि जो कॉन्सेन्यूटी है और फोस्ट्रेस है वो सेम फुटिंग पर है, हालांकि कुछ एक्सेप्शन जो है सुन्नी में अलाउ है। तो वही चीज है ना कि जब आपको फोस्टर मदर बन गई, आपको दूध पिलाया गया, तो इसी तरीके से शिया ये मानता है कि जो कंसेन्यूटी है, जो ब्लड रिलेशनशिप है, वो और ये इक्वल फुटिंग पर है। अब हम सेकंड इसकी आ जाते हैं, रिलेटिव इनकैपेसिटी क्या होता है। ये वो रिलेशन नहीं है जो ब्लड से नहीं जुड़े हुए, क्लोज रिलेटिव नहीं है, लेकिन कुछ अलग है। जैसे अनलॉफुल कंजंक्शन क्या होता है, जैसे एक मुस्लिम आदमी है, उसको 2 डिफरेंट वुमन से शादी नहीं कर सकते। अगर वो दोनों, मान लो एक लेडी से शादी की, उसी की सिस्टर से शादी नहीं कर सकते अगर वो कॉन्सेन्यूटी, अफिनिटी और फोस्ट्रेस से जुड़े हुए हैं। तो उस मैटर में भी वो मैरिज क्या मानी जाएगी, वॉइड ही मानी जाएगी। उस मैरिज को भी आप वॉइड की कैटेगरी में ही रखोगे। तो इस प्रकार से ये जो है रिलेशनशिप, इनको भी इनमें भी आप जो है शादी नहीं कर सकते। तो ये कुछ एक कंसेप्ट है। जब हम अनलॉफुल कंजंक्शन की बात करते हैं, तो जब मान लो एक कोई आदमी है, उसने एक लेडी से शादी करी और उसकी सिस्टर से वो शादी करना चाहता है, लेकिन अगर मान लो अब उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है या डाइवोर्स हो जाता है, आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ मैरिज, डेथ ऑफ हिज वाइफ, मैरिज कैन टेक प्लेस, उस टाइम पर वो मैरिज की जा सकती है। अंडर सुन्नी लॉ के हिसाब से मैरिज इन वायलेशन ऑफ अनलॉफुल कंजंक्शन इरेगुलर माना जाता है। सुन्नी लॉ कहता है इरेगुलर है वो मैरिज, यानी कि बाद में जब वाइफ की डेथ हो गई है तो वो फिर वो वॉइड नहीं रह जाएगी बल्कि वैलिड बन जाएगी। लेकिन शिया लॉ उसे वॉइड ही मानता है, क्योंकि शिया लॉ में जब मैरिज के हम टाइप डिस्कस करेंगे तो शिया लॉ 2 ही प्रकार की मैरिज की बात करता है, 2 नहीं 3 प्रकार की मैरिज की बात करता है। जैसे जो वैलिड हो गया, वॉइड हो गया और मुत्ता मैरिज। और जो सुन्नी है वो मुत्ता मैरिज को नहीं मानता, वो भी 3 प्रकार की मैरिज की बात करता है। दैट इज सही, यानी कि जो वैलिड, बातिल जो मतलब वॉइड, और फासिद जो होता है इरेगुलर। 3 प्रकार की इरेगुलर वाली मैरिज जो है वो शिया नहीं मानता। इन द केस ऑफ अजीजुन्निसा वर्सेस करीमुन्निसा, it was held by the court that the marriage of a man with his wife's sister, अगर किसी आदमी ने शादी कर ली अपनी वाइफ की सिस्टर से,
हिज वाइफ बीइंग अनडाइवोर्स, और उसकी वाइफ का तलाक नहीं हुआ है और वो जिंदा है, तो वो मैरिज नल एंड वॉइड मानी जाएगी। ये बात इसमें कही गई थी। नेक्स्ट कंडीशन, जब वो जो मैरिज है वो रिलेटिव इनकैपेसिटी में आएगी। पॉलीगैमी और मैरिंग फिफ्थ वाइफ से शादी की जाएगी तो भी वो क्या है, रिलेटिव इनकैपेसिटी है, वो भी वॉइड मानी जाएगी। वॉइड नहीं, इरेगुलर हो जाएगा, क्योंकि फिफ्थ वाइफ की डेथ हो जाती है, एक वाइफ की डेथ हो जाती है तो फिफ्थ वाली जो है फोर्थ बन जाएगी। मुस्लिम लॉज अलाउ पॉलीगैमी बट इट इज रिस्ट्रिक्टेड। पॉलीगैमी वैसे तो मुस्लिम लॉ अलाउ करता है, 4 शादी कर सकते हो, लेकिन फिफ्थ नहीं कर सकते। अगर किसी आदमी की 4 पत्नियां हैं और वो शादी करता है फिफ्थ से, तो जो है 4 वाइफ्स उसकी पहले से जिंदा है, तो मैरिज जो है वो इरेगुलर हो जाएगी, वॉइड नहीं होगी, क्योंकि जब फिफ्थ वाली वाइफ की डेथ हो जाती है तो फोर्थ जो है वैलिड रह जाएगी। फिफ्थ मैरिज कैन बी वैलिड आफ्टर दैट टर्मिनेशन ऑफ मैरिज ऑफ वन ऑफ 4 वाइफ। अगर 4 पत्नियों में से किसी एक की डेथ हो जाती है, फिफ्थ मैरिज जो है वैलिड हो जाएगी। However, the Shia law considers marriage with the fifth wife. Shia law में उसको void माना गया है, क्योंकि Shia law में irregular का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इन इंडिया मुस्लिम मैरिज कैन नॉट हैव सेकंड मैरिज। एक मुस्लिम ने अगर मान लो पहली मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कर ली है, तो वहां पर जो है सेकंड मैरिज नहीं अलाउ की जाएगी। अब तीसरा इसमें है एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस। ये मैंने आपको बताया कि शिया लॉ जो कहता है कि विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है मैरिज के टाइम पे, पर सुन्नी लॉ कहता है कि मैरिज के टाइम पर विटनेस होना जरूरी है। तो एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस, अगर प्रॉपर विटनेस नहीं है, उस सेंस में क्या होगा कि वो मैरिज जो है वो इरेगुलर मानी जाएगी। कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ मैरिज मस्ट बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर एंड कंपिटेंट विटनेस होने चाहिए। कंपिटेंट मतलब 2 मेल एंड इफ देयर आर नो 2 मेल्स देन 1 male and 2 female. Under the Shia law, presence of witness is not essential and marriage without witness is considered valid. Shia में तो valid है ये, but marriage is contracted by the parties themselves. If major, अगर वो major है और by their guardian itself, तब भी उनको क्या है, witness की presence required है। सुन्नी law में अगर witness नहीं होंगे तो irregular मानी जाएगी। At least 2 male और 1 male and 2 female witness should be present and the witness should be major. witness भी major होने चाहिए, sound mind होने चाहिए और मुस्लिम होने चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ रिलीजन। अगर किसी ने अलग रिलीजन में शादी कर ली है तब भी उसको क्या माना जाएगा, इरेगुलर माना जाएगा। अंडर द सुन्नी लॉ a Muslim male is allowed to marry a female who shows respect for the same scripture. जो सेम स्क्रिप्चर, सेम ग्रंथों यानी कि किताबों पर या उस पर ध्यान करते, जैसे क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू, बट इफ इमेज, अगर मान लो स्क्रिप्चर है, जैसे बुक्स होता है, क्रिश्चियन क्या है जो बाइबल पर फोकस करते हैं, पारसी की कोई बुक है, ज्यूज की भी कुछ बुक है, तो उसको ही वो देवता मानते हैं, तो अगर उसके साथ शादी होती है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो शादी करता है आइडल फायर वर्शिपर, पूजा पाठ करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले या अग्नि की पूजा करने वाले जो हैं, उनके साथ जो है इरेगुलर मानी जाएगी। मुस्लिम वुमन इज नॉट अलाउड टू मैरी ए नॉन मुस्लिम। एक मुस्लिम वुमन भी नॉन मुस्लिम के साथ शादी नहीं कर सकती और उसे क्या माना जाएगा, इरेगुलर माना जाएगा। अंडर द शिया लॉ मैरिज विद नॉन मुस्लिम जो है उसे वॉइड ही कहा जाता है, ये आप माइंड में रखोगे। अकॉर्डिंग टू फेजी सच मैरिज इज वॉइड बट अकॉर्डिंग टू मुल्ला मैरिज इरेगुलर। तो ये 2 तरह के यहाँ पर पॉइंट्स निकल के आगे, 2 तरह के डिफरेंस निकल के आगे। फेजी कहता है वॉइड है और मुल्ला कहता है इरेगुलर है। नेक्स्ट है हमारा वुमन अंडरगोइंग इद्दत। एक वुमन जो है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है या उसने डाइवोर्स दे दिया, उसके बाद इद्दत पीरियड को उसे मानना पड़ता है। इद्दत होता है, इद्दत का मेन पर्पज होता है कि ये अगर वो प्रेग्नेंट है तो पता चल जाए कि उसके प्रेग्नेंट नहीं है तो पता चल जाए कि वो प्रेग्नेंट है, और अगर प्रेग्नेंट है तो इद्दत का टाइम पीरियड काफी लंबा होता है। इट इज रेफर्ड टू एज ए पीरियड ऑफ वेटिंग। वेटिंग पीरियड होता है आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड और आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ मैरिज। टर्मिनेशन ऑफ मैरिज मीन्स डाइवोर्स, तलाक। ड्यूरिंग विच शी कैन नॉट मैरी, वो शादी नहीं कर सकती। द पर्पज ऑफ द इद्दत इज टू चेक वेदर द वुमन इज प्रेग्नेंट और नॉट। जो इद्दत का पर्पज है वो ये है चेक करना कि वुमन प्रेग्नेंट है या नहीं है, जिससे क्या है कि बच्चे के जो पिता है उसके बारे में किसी प्रकार का डाउट ना रहे। A divorced woman has to observe for a period of 3 months. डाइवोर्स के मैटर में 3 months, जबकि विडो के मैटर में लुनार मंथ्स और 10 days होता है डेथ ऑफ हस्बैंड के बाद। लुनार का मतलब 3 months हो गए और 10 days हो गए। लुनार 4 months में होता है शायद, देख लेंगे, हम कंफर्म कर लेंगे जब इद्दत वाला कंसेप्ट करेंगे। इफ द वुमन इज प्रेग्नेंट है तो क्या डिलीवरी तक, और सुन्नी लॉ में ड्यूरिंग इद्दत इरेगुलर इज कंसिडर्ड एज इरेगुलर, वेयर शिया में जो है वॉइड माना जाता है। मैरिज जो अगर इद्दत में कर ली है तो वो सुन्नी में इरेगुलर हो जाएगा, लेकिन शिया में वॉइड हो जाएगी। अंडर सुन्नी लॉ मैरिज ड्यूरिंग इज कंसिडर्ड एज इरेगुलर, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है कि आपको किसी प्रकार की यहाँ दिक्कत ना आए। पहले इसको मैं डिलीट ही कर देती हूँ जो ये हाईलाइट में रह जाएगा।
तो इस प्रकार से जब भी आप लॉ को पढ़ोगे, मुस्लिम लॉ को, आपको शिया और सुन्नी में डिफरेंस साथ के साथ पढ़ना पड़ेगा। कुछ अदर कैपेसिटी भी है, जैसे मैरिंग ए वुमन एनसेंटे, एनसेंटे मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके साथ शादी कर ली तो वो क्या माना जाएगा, उस मैरिज की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो भी इरेगुलर मानी जाएगी, क्योंकि सुन्नी लॉ इरेगुलर की बात करता है और शिया लॉ जो है वो वॉइड की बात करता है। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज आफ्टर डाइवोर्स। डाइवोर्स के बाद अगर मान लो जब मैरिज को डिसॉल्व कर दिया गया तलाक देकर और वो दोबारा शादी करना चाहते हैं तो उनको पहले हलाला परफॉर्म करना पड़ेगा। हलाला का मतलब है कि पहले उसे किसी और आदमी से शादी करनी पड़ेगी, फिर उससे डाइवोर्स लेना पड़ेगा, फिर वो पहले आदमी से शादी कर सकती है। सबा अदनान सामी और अदनान सामी का लैंडमार्क केस, उसमें ये बात कही गई थी कि हलाला मस्ट बी परफॉर्म्ड। फिर है मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज का मतलब है कि जब आप हज यात्रा करने गए हो, किसी धार्मिक स्थान पे गए हो, वहां आपने शादी कर ली है, तो वो क्या मानी जाएगी, वो वॉइड मानी जाएगी। किसके अंदर, शिया लॉ के अंदर। लेकिन कुछ एक डिफरेंस जो है सुन्नी का वही है कि वो इरेगुलर है। मैरिज विद सिक मैन, बीमार आदमी की शादी जो है वो क्या मानी जाती है, अगर हम सिक मैन से मैरिज की बात करते हैं, किसी भी डिजीज से बहुत ज्यादा फैटल है, फैटल का मतलब जिससे मौत आनी निश्चित है, उस मामले में वो मैरिज जो है वो अलाउड नहीं की जाती, वो क्या है, इनवैलिड मानी जाती है। तो इसी तरीके से अगर वो व्यक्ति ठीक हो जाता है और वो मैरिज अगर मान लो ठीक हो गया फिर तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर सिख से शादी कर ली और मैरिज कंज्यूमेट हो गई है तो फिर उसको भी वैलिड की कैटेगरी में लेके आया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा कैपेसिटी के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट था वो हमने क्लियर कर लिया है। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मैरिज इन मुस्लिम लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।